वही रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। ग्लोक 17 जेन 5, नाइस चॉइस। 18 गोली, और मुझे जहाँ तक पता है तुम इसमें से 10 गोली रखते हो। उसमें से भी तुमने 4 हवा में फायर कर दिए और 2 मेरी तरफ, जो मिस हो गए। अब बची कितनी? 4। वो भी तुम अपने वेस्ट करना चाहते हो। एक काम करो, चलाओ गोली। कौन हो तुम? कल रात फिर एक डरावनी घटना। पुलिस अधिकारी को नग्न कर उसके चेहरे पर जोकर बनाया गया। खुद को विजिल कहने वाला ये नकाबपोश दरिंदा हमारे सिस्टम और कानून का अपमान कर रहा है। सरकार ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। हम कब तक इस आतंक को सहते रहेंगे? मीडिया के लिए अपराधी, सरकार के लिए देशद्रोही। लेकिन क्या सच में, या बस वही अकेला है जो सबका नकाब उतारने की हिम्मत रखता है? ये तो वही बता सकता है। चलिए जानते हैं विजिल से क्या वो सच में अपराधी है या देशद्रोही। हेलो, हाँ मैं ही हूँ, विजिल। वही जिसको तुमने टेररिस्ट बोला, पागल बोला, देशद्रोही बोला। आज राजनगर में साफ हवा है, बिजली कभी नहीं जाती। पुलिस आवाज है लोगों की, सरकार की नहीं। और नेता या नेता नहीं, पब्लिक के नौकर है। सपना लगता है ना, पर सपने खुद नहीं बनते। ये शहर खुद नहीं बदला, इसे बदलने के लिए खून बहा, आंसू गिरे, सपने टूट गए, दोस्ती, प्यार, खुशी, सब कुछ कुर्बान किया। तुम सबने स्कूल में पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। सब कहते हैं ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है, पर जब कुर्सी बिक जाती है, इन पिलर्स की नींव भी बिक जाती है। जब मीडिया टीआरपी में डूब जाए, पुलिस ताकत के पीछे चली जाए, जज भी घूस में बिक जाए, तब इन पिलर्स से घर नहीं बनते, कब्र बन जाती है। तुम सबने अपनी किताबों में राइट्स पढ़े होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू क्वेश्चन, राइट टू प्रोटेस्ट। पर सच बताओ, कब आखिरी बार तुमने सरकार से सवाल पूछा? कब पुलिस से उसका फर्ज याद दिलाया? कब मीडिया से सच मांगा? तुम्हारे राइट्स सिर्फ पेजेस पे ही जीवित हैं, जिंदगी में नहीं। मैंने हमेशा से ही खामोशी को सबसे बड़ा गुनाह माना है, क्योंकि जब राजनगर के कुछ लोगों ने खामोश रहना छोड़ दिया, तभी इंकलाब ने जन्म लिया। वही लोग जो पहले अंधेरों में जीते थे, वही लोग मेरे साथ रोशनी बन गए। वही लोग जो पहले डरे हुए थे, वही लोग मेरे सबसे बड़े जुनून बन गए। मैंने दोस्ती गवा दी, प्यार छोड़ दिया, अपने सपने जमीन पे दफन कर दिए, लेकिन सच को कभी नहीं छोड़ा। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, पर खामोशी को अपनी किस्मत बना लेता है। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो, या फिर खामोशी को जीतने दोगे? मैं यहां खड़ा हूं, मास्क के पीछे एक सच लेकर। अगर सुन सकते हो तो सुनो। मैं हूं विजिल, और ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब ने चुप रहना सीखा, पर मैंने आवाज उठाई। July 24th, 2000। राजनगर, जहां हर गली की दरार में एक कहानी छुपी है और हर कहानी के पीछे एक सिस्टम खड़ा है। रवि, अरव और असरफ एक धूल भरी गली से गुजर रहे हैं। सुबह का समय है, शहर धीरे धीरे जाग रहा है उसी पुराने हंगामे के लिए। असरफ झुंझलाते हुए कहता है, हाँ, जब भी मैं यहाँ सांस लेता हूँ मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो जाता है। रवि शांत स्वर में कहता है, तो मॉडल ले सांस। एक आदमी एक सार्वजनिक दीवार पर पेशाब कर रहा है, जिस पर हल्का और मिटता हुआ नारा लिखा है, स्वच्छ शहर, हरित शहर। रवि उस आदमी की तरफ देखता है, असरफ और अरव को रोकता है और कहता है, वो देखो वो वहाँ पर क्या कर रहा है। अरव समझाते हुए कहता है, अरे उसका रोज का है, जाओ इसको रोक दो। मैं क्या बोलूँ उसको?
उसको जाके बोल उसके बाप की दीवार है जो मूत रहा है। अरव चिढ़ते हुए कहता है। अबे यार ठीक है चल। अरव उस आदमी के पास जाता है जो दीवार पर पेशाब कर रहा है और कहता है, भाई ये आपके बाप की दीवार है? वो आदमी जवाब देता है। नहीं तो इतनी प्यार से धो क्यों रहा है? वो आदमी थोड़ा गुस्से में आकर कहता है। क्या बोला? तब वो आदमी थोड़ा गुस्से में आकर अरव को कंधे से धक्का देते हुए कहता है। रवि और अशरफ इसे थोड़ी दूरी से देखते हैं। फिर रवि आता है और उस आदमी के सामने खड़ा होकर गुस्से भरे लहजे में कहता है, भाग जा यहाँ से वरना बहुत मारूंगा। वो आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। रवि अरव की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, तो ठीक है? अरव सिर हिलाकर हाँ कहता है। फिर कॉलेज के रास्ते में थोड़ी दूर आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है। उसे देखते हुए रवि कहता है, यहाँ के लोगों को तो देख, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देंगे। अशरफ दृढ़ता से कहता है। चल तो हम क्लियर कराते हैं। फिर रवि और अशरफ ट्रैफिक के पास जाते हैं और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। लड़का अपनी बाइक के साथ सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर बाल बना रहा था। ये देख रवि कहता है, ओ हीरो अपने बाइक हटाओ वहाँ से, यहाँ किसी की जान जा रही है। जैसे ही वह आदमी अपनी बाइक को सड़क से किनारे करता है, एम्बुलेंस ट्रैफिक पार करते हुए आगे निकल जाती है। फिर रवि और अशरफ वहां लौटते हैं जहां अरव उनका इंतजार कर रहा होता है और फिर तीनों साथ मिलकर कॉलेज की ओर चल पड़ते हैं। कट टू कॉलेज के गेट। क्लास में दाखिल होने ही वाले थे, तभी कॉलेज के एचओडी जो आसपास निगरानी कर रहे थे उन्हें रोकते हैं और चिढ़ाते हुए लहजे में कहते हैं, आइए आइए महाराज, आज फील्ड लेट और पूरा ग्रुप लेट। क्यों भाई, ऐसा क्या करते हो तुम लोग? कल लेट हो जाते हो हर बार। अरव बोलता है और एचओडी को देर से आने की वजह समझाता है। अरे वो सर हम आ रहे थे ना, तभी एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसा हुआ था तो हमने उनकी मदद की, रास्ता दिया उनको, इसलिए लेट हो गया सर। और मैंने इन लोगों को भी बोला कि मेरी हेल्प करें, इसलिए लेट हो गया सर। वरना तो सर हम टाइम भी होते हैं सर, आपको पता ही है सर। पर ठीक है, अगर आप कहते हैं तो अगली बार से हेल्प नहीं करेंगे, कॉलेज आ जाएंगे। एचओडी चिढ़ते हुए कहते हैं, ठीक है, अटेंड करो, जा लेक्चर, अंदर बैठो। अरब और अशरफ खुशी खुशी कहते हैं, थैंक यू सर। थैंक्स ब्रो। अरब और अशरफ क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। एचओडी रवि की तरफ देखता है, उसकी धन्यवाद कहने का इंतजार करता है, लेकिन रवि उसकी जगह जवाब देता है, क्या मैं कोई थैंक यू नहीं बोलने वाला लोगों की जान बचाने के लिए। ये सुनकर एचओडी चिढ़ाते हुए कहते हैं, से मैं तुझे लेक्चर भी अटेंड नहीं करने दूंगा, जा बाहर बैठ। फिर एचओडी मुड़कर वहां से चले जाते हैं। रवि जाता है क्लासरूम के बाहर वाली बेंच पर बैठता है और अपना फोन स्क्रॉल करने लगता है। 1 घंटे बाद घंटी बजती है और सब लोग क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं। अशरफ और अर्व बाकी छात्रों के साथ क्लासरूम से बाहर आते हैं और वहां जाते हैं जहां रवि बैठा होता है। रवि उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखता है। जब वे पास आकर रुक, रवि उन दोनों को देखता है और कहता है, कल यार लेक्चर मेरे बिना अटेंड। अशरफ नींद भरी आवाज में कहता है, अच्छा हुआ तू नहीं आया रवि, बहुत बोरिंग लेक्चर था, मैं तो सो गया था, अभी भी नींद आ रही है देख। रवि आरव को देखता है और कहता है, और तूने की थी एम्बुलेंस की? आरव थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, हाँ, नहीं यार, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने बोला ना तो हमने की थी मदद। आ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलते, तुम सिर्फ मैं बोला था, हम नहीं। अबे चुप, तुझे पता है ज्यादा, तू तो सो रहा था। आरव रवि की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं पता, ये तब नींद में रहा ना। आरव गुस्से भरी नजरों से अशरफ को देखता है, लेकिन चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान होती है। कुछ भी बोलता रहता है नींद में साला। फिर वह उसकी पीठ पर थोड़ा जोर से थपकी देता है। चलो ना कैंपस में घूम के आते हैं, यहाँ बैठ के क्या करेंगे, चलो सो। आरव, अशरफ और रवि कॉलेज कैंपस से होकर चलते हैं। रवि थोड़ा आगे चलता है जबकि आरव और अशरफ थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चलते हैं। तभी आरव अशरफ की गर्दन कसकर पकड़ता है और कहता है, तो क्या बोल रहा था अभी उसके सामने? मुझे डरता नहीं ना उससे, ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी।
अशरफ कैंटीन एरिया के पास आरव की क्रश को उन्हें देखते हुए देखकर बात का विषय बदल देता है। अशरफ कहता है, भाई देख तेरी क्रश तुझे देख रही है। ये सुनकर आरव अशरफ की गर्दन छोड़ देता है और एक पल भी अपनी क्रश की तरफ देखता है। ये देखकर अशरफ कहता है, वैसे क्यूट तो है वो, तो तू पटा ले, इतनी अच्छी लगती है तो। मैं तो उसे बहन मानता हूँ। जिमी सिस्टर? अबे नहीं रे, बस बहन मतलब बहन। और फिर आरव की क्रश अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। ये देखकर अशरफ कहता है, अरे बैग में से कुछ निकाल रही है सर, लेटर निकाल रहे होगे तेरे लिए। फ़ोन भी निकाल सकती है और अपने बाप को डायल भी कर सकती है और फिर बोल भी सकती है कि 2 लड़के मुझे कब से घूरे हैं। तभी दूसरी तरफ मंत्री का बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और एक लड़की को देखकर कहता है, ये लड़की तो वीआईपी लॉन्ज में बैठने लायक है। एक बार अंदर आ गई फिर बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। फिर वह आगे बढ़कर लड़की का रास्ता रोक लेता है और कहता है, कपड़े तो डिजाइनर लग रहे हैं, अंदर का डिजाइन भी देखना पड़ेगा एक दिन। ये सुनकर उसके दोस्त हंस पड़ते हैं। लड़की उसे नजरअंदाज कर देती है। ये देखकर मंत्री का बेटा कहता है, तू ऐसे नखरे दिखा रही है जैसे तुझमें कुछ खास हो। मुझे हर चीज का टेस्ट लेना आता है। आज नहीं तो कल तू खुद मेरे पास चलेगी। मैं हर किसी की सहनशीलता का इम्तिहान नहीं लेता, समझी? लड़की वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मंत्री का बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओह, भाग रही है? स्वीट हार्ट, यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रवि ये देखता है और रवि अशरफ और आरव का ध्यान उस ओर खींचते हुए कहता है, अरे देखो, वो मिनिस्टर का लड़का फिर से गंदी हरकत कर रहा है। रवि मुट्ठी भींचता है और वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन आरव और अशरफ उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे ओ पागल मत बन, अरे समझाना इसको यार कुछ। रवि समझ, वो सिर्फ मिनिस्टर का बेटा नहीं, कॉलेज के ट्रस्टी का भी बेटा है। तूने कुछ किया ना, तेरा करियर खत्म हो सकता है, समझ। रवि रुक जाता है और बेबस होकर कहता है, तो बात बंद कर ले, बस देखते रहे। ये ठीक नहीं है भाई। छोड़ ना यार, पंगा मत ले, तू जानता है ना मिनिस्टर का बेटा है वो, उल्टा हम ही फंस जाएंगे। आरव रवि को खींचते हुए कहता है, चल यहाँ से चलते हैं, कहीं और जाके बैठते हैं। आरव अशरफ और रवि वहां से चले जाते हैं। अरे मैडम, इतना एटीट्यूड किस बात का? मंत्री का बेटा हूँ, वीआईपी ट्रीटमेंट तो बनता है ना। लड़की मंत्री के बेटे की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तुम्हें दिक्कत है, कोई बात नहीं, कल से तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं, फिर देखना कौन बचाता है। लड़की कहती है कि वह प्रिंसिपल से शिकायत करेगी। ये सुनकर मंत्री का बेटा कहता है, कॉलेज का प्रिंसिपल भी पापा का आदमी है, कंप्लेन करके क्या उखाड़ लोगी? एक बार प्यार से कह रहे हैं, समझ जाओ, बाकी तो तुम जानती ही हो हम किस लेवल पे खेलते हैं। फिर लड़की उसे धमकी देती है कि वह पुलिस से शिकायत करेगी। ये सुनकर मंत्री का बेटा और उसके दोस्त हंसते हैं और कहते हैं, पुलिस? अच्छा, वो तो कल ही डिनर पे आए थे हमारे घर। मंत्री का बेटा अपना फोन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, कॉल करो, देखते हैं किसकी सुनते हैं। दोपहर के 2:45 कॉलेज की घंटी बजती है और रवि, अशरफ और आरव आखिरी लेक्चर अटेंड करके कॉलेज से बाहर आते हैं। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचते हैं, रवि उस लड़की को देखता है जिसे मंत्री का बेटा परेशान कर रहा था। वह आरव और अशरफ की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है। क्यों, ऐसा क्या काम है? ओ अभी से मिलने जा रहा है ना, कोई बात नहीं, जा कल मिलते हैं फिर। जैसे ही आरव और अशरफ चले जाते हैं, रवि उस लड़की के पास गेट के पास पहुंचता है और कहता है, सुनो, तुम प्रिंसिपल को कंप्लेन करो, ये बदमाश मत करो। मैंने किया था, फिर प्रिंसिपल ने बोला तुम समझ नहीं रहे हो, वो मिनिस्टर का बेटा है, उसके पापा तो कॉलेज के ट्रस्टी भी है। हर चीज़ का भी एक लिमिट होता है यार। ठीक है, तुम FIR फाइल करो, सिस्टम डरता है आवाज़ से, अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये कभी नहीं रुकेगा। पर पुलिस भी तो उसकी सुनेगी। पुलिस सिस्टम का दरवाजा है, आवाज़ हम हैं। एक बार ट्राई तो करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम सब साथ हैं। अगले दिन 25 जुलाई दोपहर 12 PM आरव, अशरफ और रवि कॉलेज की कैंटीन में लंच ब्रेक के दौरान बैठे होते हैं। रवि सुबह से ही चुप है, उस लड़की के बारे में सोचते हुए कि क्या उसने मंत्री के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है या नहीं। अशरफ उसकी चुप्पी को नोटिस करता है। क्या हुआ, आज चुप है तू, कोई लेक्चर नहीं देगा? रवि चिल्लाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं यार,
उसके गंभीर लहजे को सुनकर अशरफ कहता है, अरे रवि, इतना सीरियस होकर क्यों बैठा है? एग्जाम का सिलेबस देख लिया या उस मिनिस्टर का बेटे का सिलेबस सोच रहा है? अशरफ को मंत्री के बेटे के बारे में रवि से बात करते हुए सुनकर आरुफ तुरंत विषय बदलता है और कहता है, ओ करण अर्जुन, अब सिस्टम पे लेक्चर देना बंद करो और सैंडविच खत्म करो। आरुफ उनके सैंडविच खत्म करने का इंतजार करता है। जैसे ही अशरफ और रवि सैंडविच खत्म करते हैं, वे मेज से उठते हैं, कुर्सियों को ठीक से मेज के अंदर सरकाते हैं और फिर वापस क्लासरूम की ओर चले जाते हैं। रवि लगातार उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है कि क्या उसमें वाकई हिम्मत थी मंत्री के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की। सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद वे घर लौट रहे होते हैं। तभी रवि कॉलेज से निकलते वक्त उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, वह आरव और अशरफ से कहता है, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है। आरव संदेह भरे लहजे में कहता है, ज़्यादा नहीं हो रहा है तेरा? बोला ना जाओ। चल कोई बात नहीं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? आरव और अशरफ वहां से चले जाते हैं। रवि लड़की को जाते हुए देखता है, उसके पीछे दौड़ता है, उसे रोकता है और पूछता है, रुको, तुमने FIR फाइल किया ना? क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ? मैंने FIR फाइल किया और पुलिस ने बोला कॉर्पोरेट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, कंप्लेंट मत करो। ये सुनकर रवि थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ, अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन, देखते हैं कौन रोकता है। रवि उस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। जैसे ही वे पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं, रवि एक पुलिस अधिकारी को कुर्सी पर बैठा हुआ देखता है। वह उसकी ओर बढ़ता है और लड़की रवि के पीछे पीछे जाती है। रवि पुलिस अधिकारी के सामने खड़ा होता है और कहता है, सर, ये लड़की कल से कंप्लेंट देने आ रही है, आप लोग क्यों नहीं लिख रहे? कानून में हर व्यक्ति को राइट है FIR फाइल करने का, सेक्शन 154 CRPC, आप लोग कैसे इग्नोर कर सकते? पुलिस अधिकारी रवि की ओर देखकर ऊपर देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे अरे, कितना गुस्सा हो रहा है भाई। वैसे क्या रिश्ता है तुम्हारे इसके साथ? हीरो बनने का बहुत शौक है, कॉलेज के रजनीकांत। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो गलत को गलत बोलता है, समझे? हाँ हाँ, सब समझ गए। वैसे ये तुम्हारा पर्सनल मामला है क्या? लव स्टोरी चल रहा है? कॉलेज रोमांस? नहीं, ये उसका हक है और मैं बस उसके साथ खड़ा हूँ। अब आप कंप्लेंट लिख रहे हो या फिर मैं SP को कॉल करूँ? ये सुनकर पुलिस अधिकारी गुस्से में आ जाता है। लड़की की तरफ देखकर कहता है, मैडम अब घर जा, पर तू यहाँ पर रुक। जैसे ही पुलिस अधिकारी उसे जाने को कहता है, वह रवि की ओर देखती है। रवि सिर हिलाकर इशारा करता है और लड़की से कहता है कि वह चली जाए। जैसे ही लड़की चली जाती है, पुलिस अधिकारी रवि की शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से भरे लहजे में कहता है, बहुत तेज हो गया है ना तू, कानून समझाएगा तू हमको। रवि उसके हाथ से अपनी कॉलर छुड़ाता है, उसे थोड़ा पीछे धक्का देता है और कहता है, हाथ हटाओ, समझे? ये देख बाकी पुलिस अधिकारी गुस्से में आ जाते हैं और दौड़ते हुए रवि की ओर आते हैं। रवि गुस्से में आ जाता है और एक पुलिस वाले को खूंसा मारकर कांच की मेज पर गिरा देता है। बाकी सभी पुलिस अधिकारी रवि को जोर से पकड़ लेते हैं और उसे एक लकड़ी की मेज पर पटक देते हैं और रवि जोर से मेज से टकराता है, जिससे उसकी सांसें कुछ देर के लिए रुक सी जाती है। पुलिस वाले उसे काबू में रखने की कोशिश करते हैं, जबकि वह अब भी खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा होता है। कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।